हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर विषय भूगोल बीए प्रथम सेमेस्टर 2022-23 के लिए कुछ स्पेशल संग्रह हम आपको लेकर के आए हैं। ये 60 अंक का होता है, यानी 40 प्रश्न होता है और 1.5 अंक का होता है। ये 60 अंक आपको इससे मिलने वाले हैं, तो लगे रहिए और आप देखिए। नेक्स्ट प्रश्न हम पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय गोरखपुर के लिए स्पेशल क्लासेज आपको लेकर के आए हैं। और देखिए, किसने कहा कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है? यह वास्तव में सारभूत प्रारंभिक तत्व है जिसके द्वारा विश्व के वस्तुबोध को समझा जा सकता है। तो ऑप्शन सी सही है, ई कांट, इमैनुअल कांट है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट आप देखते हैं प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो ये ऑप्शन डी सही है, जनसंख्या भूगोल भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, बाकी सभी भौतिक भूगोल की शाखा है जो प्रकृति प्रदत्त है। नेक्स्ट प्रश्न, भू संतुलन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन ए सही है, डटन ने किया था। यह 1889 में ये भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देखते हैं, किसने कहा कि जितना ही बड़ा भाग होगा घनत्व उतना ही कम होगा तथा जितना ही छोटा भाग होगा उतना ही घनत्व अधिक होगा? किसने कहा था? तो प्राट महोदय ने किया था। कौन कहा था? प्राट महोदय ने कहा था। नेक्स्ट आप देखते हैं कि 5वें नंबर का प्रश्न का उत्तर देखें कि निम्न में से कौन सी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का स्रोत नहीं है? तो ये है लवणता। ऑप्शन डी सही है, लवणता, क्योंकि घनत्व भी जानकारी देता है, दबाव भी देता है और ज्वालामुखी भी देता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे लवणता, जो है ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, किस विद्वान ने पृथ्वी को सियाल, सीमा और नीफे स्तरों में विभाजित किया था? जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है तो इसको 3 स्तरों में विभाजित किया था। ऊपरा जो है इसको, ऊपर वाले जो क्रस्ट है वो सियाल, और उसके बाद नीचे वाले भाग को यह सीमा, और जो एकदम बीच वाला भाग को यह नीफे। ये 3 तरीके से सुयस महोदय ने बांटा था। किसने बांटा था? सुयस महोदय ने बांटा था। तो नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग कोर में? कोर का मतलब है पृथ्वी का ये कोर है। ऊपरा होता है क्रस्ट, उसके बाद होता है ये क्रस्ट होता है, उसके बाद मेंटल होता है, ये होता है आपका कोर, ये होता है आपका कोर। तो ऑप्शन सी सही है, 33% है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, के स्थान पर विवर्तनिक प्रक्रिया होती है? तो ऑप्शन ए सही है, प्लेट सीमाओं का। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं इसमें कि सबसे बड़ी प्लेट का नाम है, सबसे बड़ी प्लेट का नाम है प्रशांत महासागरीय प्लेट। सबसे बड़ी प्लेट का नाम क्या है? प्रशांत महासागरीय प्लेट, क्योंकि बहुत सारे छोटे बड़े प्लेटों से मिलकर के बना हुआ है पृथ्वी। प्रश्न नंबर 10, अभिनव मत के अनुसार कौन सी पृथ्वी की परत सबसे अधिक गहराई में पाई जाती है? यानी बहुत सारे लोगों के मतों के अनुसार कौन सी परत इसमें पृथ्वी की अधिक गहराई में पाई जाती है? यही वाला है गहराई वाला भाग। तो ऑप्शन सी सही है, कोर, क्योंकि ये क्या है आपका कोर है, ये है आपका मेंटल, ये ऊपरा वाला भाग क्या है? क्रस्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये कोर, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जलीय भाग को कौन सा नाम दिया गया? वेगनर ने पृथ्वी को 2 तरीके से बांटा। ये आपका है, ये जो भाग है इसको जलीय भाग, और ये जो भाग है आपका समझिए स्थलीय भाग है। तो जलीय मतलब होता है पैंथलासा, ऑप्शन बी सही है। अरे 100 माने समुंदर, 100 जुड़ा हुआ है, तो ये जलीय भाग पैंथलासा है। और स्थलीय जो भाग है वो क्या होता है?
पैंजिया, यानी जिस पे हम लोग रहते हैं, वेगनर ने उसे कहा, ये क्या कहा, ये स्थलीय भाग है, इसको पैंजिया कहा, और ये जो है ये जलीय भाग है, इसको पैंथलासा कहा। और इसी को टुकड़ा हुआ तो गोंडवाना और लारेशिया, यानी लारेशिया और गोंडवाना लैंड में विभाजित हुआ। फिर बहुत सारे विभाजन, आज 7 महाद्वीप के रूप में इस तरह से विभाजन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? तो ऑप्शन बी सही है, पूर्णिमा तथा अमावस्या को। पूर्णिमा तथा अमावस्या को ये तीनों, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, और एक सीध में आने, ये पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो समुद्र में जो उठता है उसको ज्वार कहते हैं, जो गिरता है उसको भाटा कहते हैं। ये होता है ज्वार, ये होता है आपका भाटा। तो सबसे ज़्यादा ज्वार कब आता है? तो पूर्णिमा और अमावस्या को आता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर हम 13 में देखते हैं, भूगर्भ में हलचल के रूप में लावा जमने वाली आकृति को कहते हैं। ऑप्शन सी सही है, फैकोलिथ कहते हैं, इसको फैकोलिथ कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 14 का देखते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप निम्नलिखित में से किसका पुराना नाम है? भाई, अंटार्कटिका महाद्वीप का किसका पुराना नाम है? तो ये ऑप्शन ए सही है, गोंडवाना लैंड। क्या सही है? ये गोंडवाना लैंड सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर हम 15वें पे चलते हैं कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों में से सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व के तो क्या, कोटोपैक्सी है। ऑप्शन सी सही है, कोटोपैक्सी है सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा गलत है? ये देखिएगा, यहाँ मुर्दार पर्वत होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। मुर्दार पर्वत तो एंडीज पर्वत है, एंडीज लिखा गया है, एंडीज पर्वत क्या है? एक जोड़ा गलत ढूंढना, ये भी सही है। अवशिष्ट पर्वत सियरा नेवादा है, यही गलत है, यानी ये ऑप्शन बी इसमें सही होना चाहिए। ये सियरा नेवादा है कैलिफोर्निया, यानी कैलिफोर्निया में पर्वत पाया जाता है। ये ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। किसका पर्वत का उदाहरण है? ये ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, ये ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7, वलन में उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? देखिए वलन क्या होता है, जैसे ये उठा हुआ भाग है और ये नीचा हुआ, ऐसे होता है वलन। जब संपीड़नात्मक दबाव पड़ता है तो ऊपर वाला, तो ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हम अपनति, और नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं अभिनति। तो ऑप्शन ये सही है, अपनत, यानी वलन में ऊपर उठे हुए भाग को अपनत बोलते हैं और नीचे वाले भाग को अभिनति बोलते हैं। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया गया है कि यहाँ विवर्तनी होना चाहिए। थोड़ा सा विवर्तनिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा प्लेट किनारा नहीं है? विवर्तनिक सिद्धांत के हिसाब से तो संरक्षित प्लेट जो है वो प्लेट का किनारा नहीं, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 19 में चलते हैं, वलन के दोनों भुजाओं के बीच का कोई न्यून कोण हो तो उसे कहा जाए? न्यून कोण क्या होता है? मतलब किस तरह का अगर वलन की स्थितियां पाई जाती हैं, ये समकोण से कम होता है, ये न्यून कोण होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बंद वलन कहते हैं। देखिए बंद हो जा रहा है ना, यहाँ पे आ करके अगर ऐसे घूमे तो ये जो आकृतियाँ है वलन के अंदर, जो अभिनति वाली भाग है वो बंद हो जा रहा है, इसी को बोलते हैं बंद वलन। अक्सर पूछता है, जान लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 रहते हैं, वलन किस प्रकार किस बल का परिणाम है? तो ऑप्शन बी सही है, यह संपीड़न बल का यह परिणाम है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न नंबर 21 पे है कि डेल्टा यानी किस नदी के किस तरह का परिणाम है? डेल्टा यानी देखिए नदी क्या होता है, जब बह करके लास्ट में आती है तो ऐसे ऐसे निर्माण कर देती है, इसे कई तरह का, इस तरह से नदियाँ बन जाती हैं, क्योंकि बुढ़ा जाती है नदियाँ, जब अपनी लास्ट अवस्था में जाती है तो इसमें बहाव कम होता है, इसलिए इधर उधर यह वितरितता के रूप में इस तरह से बिखर जाती है। और यहाँ पे जो मिट्टी जलोढ़ ढो कर के लाई जाती है, ये उपजाऊ हो जाती है,
यहाँ पे मैग्रो बना, सुंदरबन का डेल्टा जो होता है ना, सुंदरबन का डेल्टा, इसी को हम जो गंगा नदी का जो आकर के बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में गिरते होते हुए बंगाल के खाड़ी में गिरता है, वहाँ सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। इसमें मैग्रो वनस्पति पाया जाता है, मैग्रो वनस्पति, तो इसी को कहते हैं। ये भी जान लीजिए थोड़ा सा, एक प्रश्न और हम यहीं पे आपको क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी में, जैसे मान लीजिए भारत नक्शा है ये, मान लीजिए ये भारत का नक्शा है मान लीजिए, तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, जितनी भी नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी या ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। तो ये ऑप्शन सी सही है, निक्षेपात्मक कार्य। इसमें ऑप्शन सी सही है, निक्षेपात्मक कार्य। यानी निक्षेपण का मतलब है एक स्थान से दूसरे जगह ले जा करके निक्षेपित कर देना। वायुमंडल की संरचना में किस गैस का अनुपात सर्वाधिक होता है? तो नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन होता है। तो ऑप्शन ए सही है, नाइट्रोजन। और प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। वायुमंडल की वो कौन सी परत है, यहाँ पे परत है, कौन सी परत है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान घटता है? तो देखिए अगर इसमें क्षोभ मंडल दिया होता तो मध्य मंडल नहीं देता, तो क्षोभ मंडल सही लगा लेते, क्योंकि सबसे पहले क्षोभ मंडल है नीचे वाला, समताप मंडल से पहले। तो इस तरह ऑप्शन ये है, डी सी सही है, क्योंकि मध्य मंडल में भी ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। यानी हम कह सकते हैं कि 165 मीटर ऊपर जाने पर जो क्षोभ मंडल में 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है और 32 मीटर नीचे आने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। तो ये मध्यमंडल आपका हो गया। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर देखते हैं। अश्वक्षांश कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को अश्वक्षांश के नाम से जाना जाता है। एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित यूराल पर्वत का उदाहरण है, मतलब किस पर्वत का उदाहरण है? तो हम देख सकते हैं ये आपका नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है। 25वां है, नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। उत्तरी अमेरिका में स्थित अपलेशियन पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए सही है, पर्वत श्रेणी। क्या सही है? ऑप्शन ए सही है, पर्वत श्रेणी। 27 नंबर पे चलते हैं। पर्वत निर्माणकारी हलचल में कौन से सम्मिलित होता है? कौन सम्मिलित नहीं होता? देखिएगा हम जैसे कन्फ्यूज हो गए ना, होता है यहाँ लिखा नहीं होता है, तो ये डी सही है, अवतरण। बाकी सब होता है, डी नहीं होता, नहीं पूछ रहा है तो अवतरण नहीं होता। प्रश्न नंबर आप देखते हैं कि 28-27 था, अब 28 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध रासायनिक अपक्षय से नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है, जल योजन। 28 का आपका निम्न से रासायनिक ये नाइट्रोजन है, सॉरी, ये आपका उत्तर होगा, ये आपका उत्तर होगा नाइट्रोजन, ये रासायनिक। प्रश्न नंबर 29 का चलते हैं। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। चिनूक दक्षिण, ये भी सही है। सिमुम, ये भी सही है। मिस्टल फ्रांस तथा स्पेन में बहती, ये भी सही। लूह भारत, नहीं लूह लग जाए, यानी उपर्युक्त सभी सही है। ये मिलान करने के लिए आया था तो हमने सीधा बना दी जिसको जानकारी आपको हो जाए। ऑप्शन तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो आर्गन गैस भी इतना ही पाया जाता है, 0.93। हीलियम 0.005 पाया जाता है। नियोन 0.0018 पाया, ये भी सही है। ओजोन 0.0006 पाया जाता है, ये भी सही है। यानी ये उपर्युक्त सभी है, यही आपको रट लेना है और ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वायुमंडल का सबसे परिवर्तनशील तत्व क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, जलवाष्प है, सबसे परिवर्तनशील है तो जलवाष्प। नेक्स्ट देखते हैं। परवाल भित्तियों का अवतरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन ए सही है, डार्विन ने किया था। और 33 नंबर कहते हैं। निम्न में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है? कौन सी जो धारा है अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है?
तो हम्बोल्ट धारा का नाम सुने होंगे आप, क्योंकि इसे पीरू की जलधारा के भी नाम से जाना जाता है। हम्बोल्ट ने सबसे पहले देखा था, इसलिए हम्बोल्ट धारा के भी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, हम्बोल्ट धारा। नेक्स्ट 34 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? कौन सी गर्म जलधारा है? तो फ्लोरिडा का नाम सुने होंगे आप। फ्लोरिडा जो है वो गर्म जलधारा के रूप में आती है। 35 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित गर्तों की गहराई और वही क्रम में लगाइए। मैंने सबसे पहला गहरा कौन है? तो इसमें आप देखेंगे कि हमने क्या किया है, ये सारे कुछ चैलेंजर गर्त है 11,000 मीटर, ये 1100 हो गया है। यह 11,000 मीटर है। पोर्टरिका है 8,605 मीटर है। और सुंडा गर्त है 7,724 मीटर है। पोर्टरिका जो गर्त है 3,658 मीटर है। तो हमने इसी को क्रम में सजा दिया है। अगर प्रश्न पूछता है तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा। टेलीग्राफ पठार किस महासागर में है? टेलीग्राफ पठार किस महासागर में है? तो ऑप्शन सी सही है, अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफ पठार पाया जाता है। 37 नंबर, मासिक औसत तापमान के आधार पर कोपेन ने जलवायु को कितने वर्ग में बांटा है? तो ऑप्शन ए सही है, 5 वर्गों में बांटा है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, लाइक्स करें, जिससे हम और भी ऊर्जा के साथ आपके साथ जुड़े रहें। कोपेन के अनुसार बी वर्ग की जलवायु से आशय है। तो ऑप्शन ए सही है, शुष्क जलवायु है। शुष्क जलवायु से आशय है कोपेन का। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। मौसम के अनुसार अपनी प्रवाह दिशा बदलने वाली कौन सी है? तो मानसून। मानसून में बहुत बदलला, कब को अब तुरंत बारिश हो जाइए, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? तो मानसून, ऑप्शन सी सही है। 40 नंबर पे हम चलते हैं, देखते हैं कि अभिवाहनिक व्युत्क्रमण होता है। तो ऑप्शन सी सही है, चक्रवात से। मैं बहुत फास्ट कम समय में आपको 40 क्वेश्चन देने का प्रयास किया। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स, लाइक्स, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी मैं आपके साथ मनोयोग से जुड़ सकूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इसका सेकंड